नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। उत्तराखंड और गोवा विधानसभा चुनाव के एक ही चरण और उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार आज शाम 6 बजे समाप्त होगा। आजीविका और उद्यम के लिए वंचितों के लिए समर्थन स्माइल योजना का नई दिल्ली में शुभारंभ। केंद्र की इस योजना से ट्रांसजेंडर और भीख मांगने वाले लोगों का भी कल्याण होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मॉरिस पेंस से मुलाकात, आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत। अमेरिका ने भारत के लगातार बढ़ते क्षेत्रीय नेतृत्व की सहायता के लिए हिंद प्रशांत रणनीति की घोषणा की। क्षेत्र में चीन की बढ़ती भूमिका पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत के आंतरिक मामलों के बारे में उत्तेजक बयान स्वागत योग्य नहीं। छत्तीसगढ़ में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सहायक कमांडेंट शहीद, 1 जवान घायल। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 172 करोड़ 29 लाख से अधिक टीके लगाए गए और क्वींसटाउन में न्यूजीलैंड ने पहले महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 62 रन से हराया। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों में टीकाकरण में मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239780046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। उत्तराखंड और गोवा विधानसभा चुनाव के एक ही चरण और उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। इन चरणों में उत्तराखंड की 70, गोवा की 40 और उत्तर प्रदेश की 55 विधानसभा सीटों के लिए सोमवार को मतदान होगा। पंजाब में एक ही चरण में 20 फरवरी को 117 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। राज्य में कुल 1304 उम्मीदवार मैदान में हैं। साहनेवाल और पटियाला में सबसे अधिक 19 और दिनागर में सबसे कम 5 प्रत्याशी मैदान में हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और पंजाब इलेक्शन वॉच ने यह दावा किया है कि 1276 में से 315 यानी लगभग 25% ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। इन 315 उम्मीदवारों में से 65 उम्मीदवार श्रोमणी अकाली दल के, 58 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के, 27 भाजपा के, 16 कांग्रेस और 4 उम्मीदवार श्रोमणी अकाली दल संयुक्त के हैं, जबकि पंजाब लोक कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के ऐसे 3-3 उम्मीदवार हैं। 218 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 60 उम्मीदवार श्रोमणी अकाली दल के, 27 आम आदमी पार्टी के, 15 भारतीय जनता पार्टी के, 9 कांग्रेस, 3-3 बहुजन समाज पार्टी और श्रोमणी अकाली दल संयुक्त के और 2 पंजाब लोक कांग्रेस के हैं। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। राज्य में 38 सीटों के लिए 173 प्रत्याशी मैदान में हैं। पहले चरण के दौरान 6 जिलों की 38 सीटों पर 28 फरवरी को मतदान होगा। राज्य में दूसरे चरण में 22 सीटों के लिए 5 मार्च को वोट डाले जाएंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश में छठे चरण और मणिपुर में दूसरे तथा अंतिम चरण के लिए पर्चे भरने का काम कल समाप्त हो गया। उत्तर प्रदेश में 7वें और अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। राज्य में दूसरे चरण में 55 सीटों के लिए 586 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि गोवा में 40 सीटों के लिए 301 उम्मीदवार और उत्तराखंड में 70 सीटों के लिए 632 उम्मीदवार मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश में छठे चरण में 3 मार्च को और 7वें चरण में 7 मार्च को मतदान होगा। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों के चुनाव के लिए प्रचार अभियान आज शाम समाप्त हो जाएगा। सभी राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारक चुनाव रैलियां कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विभिन्न प्रमुख राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता आज राज्य में प्रचार अभियान में जुटे हैं। सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता अपने अपने उम्मीदवारों के लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज देहरादून में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टिहरी में एक जनसभा को संबोधित किया है। भाजपा के स्टार प्रचारक जहां राज्य के विकास के लिए पार्टी को वोट देने की अपील कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने आज खटीमा और अन्य स्थानों पर सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना की और कांग्रेस को मतदान करने की अपील की। इस बीच वाम दल, आप, बसपा, क्षेत्रीय दल यूकेडी सहित अन्य सभी राजनीतिक दल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के लिए मतदाताओं से वोट देने की अपील कर रहे हैं। राघवेश पांडे, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। उधर गोवा में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान आज शाम समाप्त हो जाएगा। गोवा के 40 विधानसभा क्षेत्रों में 14 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जोरदार चुनाव अभियान में जुटे हुए हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लोगों से राज्य में विकास की गति को और तेज करने के लिए पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट देने की अपील की। श्री नड्डा ने कहा कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही गोल्डन गोवा के सपनों को साकार कर सकती है। दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी गोवा के मुख्य मुद्दों की बात कभी नहीं करती है। आप के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईमानदार सरकार के लिए पार्टी उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। टीएमसी के नेता भी बदलाव के लिए लोगों से वोट देने का अनुरोध कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार गोवा से कृष्ण कुमार लाल। पश्चिम बंगाल में आज सिलीगुड़ी, विधाननगर, चंद्रनगर और आसनसोल नगर निगमों के चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक चलेगा। दोपहर 1 बजे तक विधाननगर में 45, सिलीगुड़ी में 45, चंद्रनगर में 41 और आसनसोल में 46% से अधिक मतदान की खबर है। 4 नगर निगमों के 227 वार्डों के लिए 19,36,462 लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने चारों नगर निगमों के सभी मतदान केंद्रों को संवेदनशील माना है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। तमिलनाडु में 19 फरवरी को शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। 21 निगमों, 138 नगर निगमों और 490 पंचायतों के लिए चुनाव होगा। राज्य भर में 12,607 पदों के लिए कुल 57,778 उम्मीदवार मैदान में हैं। सरकार आज वंचितों को आजीविका और उद्यम के लिए सहायता देने की योजना स्माइल आरंभ कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की इस योजना स्माइल का लाभ ट्रांसजेंडर और भीख मांगने वालों को भी मिलेगा। इस योजना में 2 उपयोजनाएं शामिल हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना और भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए योजना। ये योजनाएं उन अधिकारों की पहुंच को मजबूती प्रदान करती हैं जो लक्षित समूह को आवश्यक कानूनी सुरक्षा और एक सुरक्षित जीवन देने का वादा करते हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास योजना के तहत ट्रांसजेंडर छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्रावधान है। अपराधों का समय पर पंजीकरण, जांच और अभियोजन सुनिश्चित करने के लिए ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ, 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलियाई सीमा को फिर से खोलने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय विद्यार्थियों और वीजा धारकों को ऑस्ट्रेलिया लौटने में मदद मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया पूर्ण टीकाकरण वाले पर्यटकों और सभी वीजा धारकों के लिए सीमाओं को लगभग 2 साल बाद खोलने के लिए तैयार है, जिसे कोविड महामारी के कारण बंद कर दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मैरिस पेन के साथ मेलबर्न में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री जयशंकर ने कहा कि इससे भारत में ऑस्ट्रेलिया लौटने का इंतजार कर रहे विशेषकर विद्यार्थियों, अस्थायी वीजा धारकों और परिवारजन से अलग हुए लोगों को राहत मिलेगी। विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच सार्थक, उपयोगी और विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों ने परस्पर क्षेत्रीय और वैश्विक भागीदारी से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। He spoke at some length about regional and multilateral matters, global issues as well. There was an exchange of view on South Asia, on Southeast Asia, on the Indo-Pacific region. And I emphasized that as liberal democracies, we would continue to work towards a rule-based international order, freedom of navigation in international waters, promoting connectivity. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कोविड महामारी से निपटने में अपने अनुभव एक दूसरे को बताए और दूसरे मित्र देशों को विशेषकर टीके के जरिए सहायता देने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने अधिक विश्वसनीय और परिस्थितियां सहने में सक्षम आपूर्ति श्रृंखला बनाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में व्यापक और समावेशी वृद्धि सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्ष सीमा पार से आतंकवाद जारी रहने पर चिंतित हैं और कहा कि बहुपक्षीय मंचों सहित आतंकवाद से निपटने में सहयोग सुदृढ़ करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। We discussed briefly today progress in our defense and security cooperation, which reflects our growing strategic convergence. The inaugural Cyber Framework Dialogue was particularly useful in reviewing our joint activities under our framework agreement. We discussed some of our shared challenges and opportunities for closer collaboration in this very important domain. We shared concerns about terrorism and extremism. We have serious concerns about continuing cross-border terrorism, and it's our shared endeavor to deepen counter-terrorism cooperation, including in the multilateral forum. ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मैरिस पेन ने मैत्री स्कॉलर कार्यक्रम की घोषणा की, जिसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए भारतीय विद्यार्थियों को 4 साल के लिए $1 करोड़ 10 लाख से अधिक की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सुश्री पेन ने कहा कि क्वाड समूह किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि इसका बहुत ही सकारात्मक एजेंडा है। We'll support mid-career Australian and Indian professionals to collaborate on strategic research initiatives. The Matri program is a strong positive for the education sector in Australia, recovering from the economic impacts of COVID-19 as it is. I look forward to seeing the Matri program and the Australia-India Infrastructure Forum grow in the coming years. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने बहुप्रतीक्षित हिंद प्रशांत नीति जारी कर दी है। इसमें चीन की हठधर्मिता, महामारी तथा जलवायु परिवर्तन सहित क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक क्षमता निर्माण पर ध्यान दिया गया है। रणनीति में कहा गया है कि अमेरिका भारत के उत्थान और क्षेत्रीय नेतृत्व को समर्थन देना तथा विभिन्न मुद्दों पर भारत के साथ परस्पर ढंग से और अन्य समूहों के जरिए सहयोग करना जारी रखेगा। इसमें भारत को क्वाड समूह में एक जैसी सोच वाले साझेदार तथा संवाहक शक्ति के रूप में उल्लिखित किया गया है। नीति के अनुसार पिछले प्रशासन की नीतियों को जारी रखा गया है। इसमें चीन से उत्पन्न चुनौतियों, भारत के साथ प्रमुख रक्षा भागीदारी तथा समूचे क्षेत्र में सुरक्षा प्रदाता के रूप में उसकी भूमिका का समर्थन करना शामिल है। अमेरिका ऐसा हिंद प्रशांत क्षेत्र चाहता है जो मुक्त, खुला, जुड़ा हुआ, खुशहाल, सुरक्षित तथा हर परिस्थिति से निपटने में सक्षम हो। अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी ने कल संवाददाताओं से कहा कि क्वाड समूह में भारत की भूमिका अमेरिका भारत के रिश्ते का महत्वपूर्ण तत्व है। क्वाड इस वर्ष के अंत तक क्षेत्र से 1 अरब से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत के आंतरिक मामलों के बारे में उत्तेजित बयान स्वागत योग्य नहीं है। मंत्रालय ने कर्नाटक में कुछ शिक्षा संस्थानों में ड्रेस कोड को लेकर कुछ देशों द्वारा की गई बयानबाजी के मद्देनजर ये बात कही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आज कहा कि कर्नाटक में कुछ शिक्षा संस्थानों में ड्रेस कोड को लेकर मामला कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतर्गत विचाराधीन है।
उन्होंने कहा कि देश के संवैधानिक ढांचे और तंत्रों तथा लोकतांत्रिक लोकाचार और व्यवस्था के जरिए मुद्दों पर विचार और उन्हें हल किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। उत्तराखंड और गोवा विधानसभा चुनाव के एक ही चरण और उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार आज शाम 6 बजे समाप्त होगा। आजीविका और उद्यम के लिए वंचितों के लिए समर्थन स्माइल योजना का नई दिल्ली में शुभारंभ। केंद्र की इस योजना से ट्रांसजेंडर और भीख मांगने वाले लोगों का भी कल्याण होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मारी स्पेन से मुलाकात, आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत। अमेरिका ने भारत के लगातार बढ़ते क्षेत्रीय नेतृत्व की सहायता के लिए हिंद प्रशांत रणनीति की घोषणा की। क्षेत्र में चीन की बढ़ती भूमिका पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत के आंतरिक मामलों के बारे में उत्तेजक बयान स्वागत योग्य नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका में फ्रीज की गई अफगानिस्तान की संपत्ति में से 7 अरब अमेरिकी डॉलर मुक्त करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। इस धनराशि को अफगानिस्तान के मानवीय सहायता और 11 सितंबर के आतंकी हमले के पीड़ितों के बीच वितरित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सहायक कमांडेंट शहीद, 1 जवान घायल। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 172 करोड़ 29 लाख से अधिक टीके लगाए गए और क्वींसटाउन में न्यूजीलैंड ने पहले महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 62 रन से हराया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका में फ्रीज की गई अफगानिस्तान की संपत्ति में से 7 अरब अमेरिकी डॉलर मुक्त करने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस धनराशि को अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता और 11 सितंबर के आतंकवादी हमले के पीड़ितों के बीच वितरित किया जाएगा। आदेश के अनुसार एक ट्रस्ट फंड के गठन के बाद बैंकों द्वारा उसमें 3 अरब 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि जमा कराई जाएगी। ये राशि मानव सहायता समूहों द्वारा अफगान राहत और बुनियादी जरूरतों के लिए प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सहायक कमांडेंट एसबी तिर्की शहीद हो गए और 1 जवान घायल हो गया। बीजापुर जिले के पुलिस अधीक्षक कमल लोचन कश्यप ने कहा कि तलाशी अभियान के दौरान बीजापुर के तिम्मापुर के पास जंगल में ये मुठभेड़ हुई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सीआरपीएफ की 168वीं बटालियन की एक टीम आज सुबह छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के बीजापुर जिले के बासागुड़ा इलाके में तलाशी अभियान पर थी। माओवादियों ने पुटकेल गांव के पास सीआरपीएफ की इस टीम पर घात लगाकर हमला किया। जवानों ने भी जवाबी गोलीबारी की। इस मुठभेड़ में एक सहायक कमांडेंट शांति भूषण तिर्की शहीद हो गए, जबकि एक अन्य जवान घायल हो गया है। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी ने बताया कि घटना के तत्काल बाद अतिरिक्त बल को मौके पर भेज दिया गया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सेना के 7 जवानों को आज अरुणाचल प्रदेश में तेजपुर वायुसेना स्टेशन पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ये जवान उस गश्ती दल का हिस्सा थे जो 6 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश के कामेंग सेक्टर के ऊंचाई वाले क्षेत्र में हुए हिमस्खलन में फंस गए थे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 172 करोड़ 29 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 46 लाख 82 हजार से अधिक टीके लगाए गए। संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़कर 97.37% है। पिछले 24 घंटे में 50,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 1,36,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। न्यूजीलैंड ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 62 रन से हरा दिया है। क्वींसटाउन में न्यूजीलैंड ने भारत को 276 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारतीय टीम 49 ओवर और 4 गेंद पर 213 रन बनाकर आउट हो गई। मिताली राज ने 59 रन का योगदान दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है।
आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार धरोहर शीर्षक से एक कार्यक्रम प्रसारित करता है। धरोहर आज शाम 4:45 बजे परिक्रमा कार्यक्रम में प्रसारित किया जाएगा। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। उत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन इस शानदार संघर्ष की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। बारह फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने समझ लिया कि लोग अभी भी एक अहिंसक आंदोलन जारी रखने के लिए तैयार नहीं हैं। वे नहीं चाहते थे कि आंदोलन पुलिस और हिंसक भीड़ के बीच मात्र एक संघर्ष में बदल जाए। गांधी जी ने लोगों से हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील की और उपवास पर चले गए। I will fast as a penance for my part in arousing such emotions, and I will not stop until they stop. गांधी जी के विचार में किसी भी आंदोलन में एक निश्चित दौर के बाद विराम भी होना चाहिए, जिससे लोग फिर से ऊर्जा अर्जित कर सकें और अधिक सशक्त होकर उभरें। 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस के नेता बारडोली में मिले और असहयोग आंदोलन रोकने का प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया। बारडोली प्रस्ताव पारित होने के साथ ही असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से समाप्त हो गया। जाग जो कायर भाग जो कदम को वागो लड़वैया सूरा जाग जो। 12 फरवरी का दिन बारडोली सत्याग्रह के लिए भी जाना जाता है। 1928 में इसी दिन गुजरात के बारडोली में सत्याग्रह शुरू हुआ था। वर्ष 1925 में गुजरात के सूरत जिले के बारडोली तालुका में अकाल पड़ा और किसान बुरी तरह इसकी चपेट में आ गए। किसानों की स्थिति और शोषण को नजरअंदाज करते हुए बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ब्रिटिश सरकार ने कर की दरें 30% बढ़ा दी। कर की दरों में इस अन्यायपूर्ण बढ़ोतरी की समीक्षा करने की किसानों की अपील के बावजूद सरकार ने कर वसूली जारी रखने का फैसला किया। जनवरी 1928 में गुजरात के कार्यकर्ता नरहरि पारिख, रविशंकर व्यास और मोहनलाल पंड्या ने किसानों से बातचीत की और वल्लभ भाई पटेल को सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया। किसानों की सभा को संबोधित करते हुए वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, मैं अब भी आपसे कहता हूँ कि आंदोलन शुरू करने से पहले दोबारा सोचें। मुझे और मेरे सहयोगियों को भूल जाएं। यदि आप सोचते हैं कि आप शोषण और अन्याय का प्रतिरोध करेंगे तो संघर्ष करें। आंदोलन को हल्के में ना लें। यदि आप विफल हो गए तो फिर कई वर्षों तक दोबारा उठ नहीं पाएंगे। लेकिन यदि आप सफल रहे तो स्वराज की नींव रखने में आपका बड़ा योगदान होगा। अंततः 12 फरवरी को बारडोली में किसानों की बैठक में संशोधित कर का भुगतान न करने का निर्णय लिया गया और कर नहीं देने का अभियान शुरू किया गया।
अभियान के दौरान करदाताओं ने संपत्ति कुर्क किए जाने पर भी राजस्व का भुगतान नहीं किया। उन्होंने सरकारी अधिकारियों का बहिष्कार किया और अपने खेतों में नहीं गए। किसानों ने बेदखली और जब्ती का अपने तरीके से प्रतिरोध किया। सरकारी कार्यालयों में किसानों को खबर देने वाले लोग थे जो उन्हें पहले ही सतर्क कर देते थे। जब अधिकारी राजस्व वसूल करने पहुंचते तो उन्हें गांव खाली मिलता। आंदोलन के स्वयंसेवकों में सभी जाति और वर्ग के लोग शामिल थे। वे भूमिहीन श्रमिकों के हित के लिए भी काम करते थे। बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। हालांकि ये स्थानीय आंदोलन था, लेकिन इस पर पूरे देश का ध्यान गया और इसे राष्ट्रव्यापी समर्थन मिला। स्थिति को काबू से बाहर होता देख ब्रिटिश सरकार ने मैक्सवेल ब्रूमफील्ड आयोग का गठन किया। आखिरकार कर में बढ़ोतरी को 30% से घटाकर 6% कर दिया गया और किसान अपनी जब्त की गई जमीनों पर वापस लौट आए। सरदार पटेल ने बारडोली सत्याग्रह की सफलता का श्रेय गांधी जी की शिक्षाओं और किसानों के अदम्य संकल्प को दिया। देश भर के लोगों ने वल्लभ भाई पटेल के सशक्त नेतृत्व को माना। बारडोली की महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है जाने माने अभिनेता प्राण को। यूं तो फिल्मों की सफलता का श्रेय आमतौर पर फिल्म के नायक या नायिका को दिया जाता है, लेकिन कई खलनायक और चरित्र अभिनेता भी ऐसे होते हैं फिल्म की सफलता में जिनके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी सदाबहार अभिनेता थे प्राण। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। 12 फरवरी 1920 को दिल्ली में पैदा हुए प्राण ने सैकड़ों फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाई। 1940 से 1947 तक उन्होंने बतौर नायक काम किया। 1942 से 1991 तक खलनायक के रूप में काम करते हुए भी वे बेहद लोकप्रिय रहे। नकारात्मक भूमिकाओं में शीर्ष पर पहुंचने के बाद प्राण ने चरित्र भूमिकाओं में कदम रखा और वहां भी सिद्ध कर दिया कि वे बेमिसाल हैं। इस दौरान प्राण ने खानदान, पिलपिली साहब और हलाकू जैसी फिल्मों में मुख्य अभिनेता की भूमिका निभाई। लेकिन मधुमती, जिस देश में गंगा बहती है, उपकार, शहीद, आंसू बन गए फूल, जॉनी मेरा नाम, विक्टोरिया नंबर 203, बेईमान, जंजीर, डॉन और दुनिया फिल्मों में प्राण ने जो अभिनय किया उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। और अब मौसम। दिल्ली में सुबह धुंध छाई रही। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ है। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 8 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में दोपहर बाद बादल छाए रहने की संभावना है। लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। सोमवार को छोड़कर अन्य दिनों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मुगल गार्डन देखा जा सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड और गोवा विधानसभा चुनाव के एक ही चरण और उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार आज शाम 6 बजे समाप्त हो जाएगा। आजीविका और उद्यम के लिए वंचितों के लिए समर्थन, स्माइल योजना का नई दिल्ली में शुभारंभ। केंद्र की इस योजना से ट्रांसजेंडर और भीख मांगने वाले लोगों का भी कल्याण होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मॉरिस पेंस से मुलाकात। आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत। अमेरिका ने भारत के लगातार बढ़ते क्षेत्रीय नेतृत्व की सहायता के लिए हिंद प्रशांत रणनीति की घोषणा की। क्षेत्र में चीन की बढ़ती भूमिका पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत के आंतरिक मामलों के बारे में उत्तेजक बयान स्वागत योग्य नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका में फ्रीज की गई अफगानिस्तान की संपत्ति में से 7 अरब अमेरिकी डॉलर मुक्त करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। इस धनराशि को अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता और 11 सितंबर के आतंकी हमले के पीड़ितों के बीच वितरित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में
में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सहायक कमांडेंट शहीद, 1 जवान घायल। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 172 करोड़ 29 लाख से अधिक टीके लगाए गए और क्वींस टाउन में न्यूजीलैंड ने पहले महिला 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 62 रन से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।